हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भागों की हमने चर्चा करी। और हमने अपनी पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी वो इंटरनेट की हमने शुरुआत करी थी। इंटरनेट से पहले हमने अपनी पिछली क्लास में ही नेटवर्क जाना था और आपको बताया था नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि। और फिर हमने शुरुआत करी थी इंटरनेट की, जिसमें आपको बताया था इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्कों का जुड़ाव इंटरनेट है, नेटवर्कों का समूह इंटरनेट है। और फिर हमने चर्चा करी थी WWW की, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, विश्व भर में फैला हुआ कंप्यूटरों का जाल WWW कहलाता है दोस्तों। फिर हमने कल शुरुआत करी थी, हमने शुरुआत करी थी यदि आपको इंटरनेट लेना है, यदि आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इंटरनेट कनेक्शन की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो दोस्तों, कल हमने पहली आवश्यकता देखी थी, यदि आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो आपको सबसे पहले ISP से संपर्क करना पड़ता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ये वो संस्थाएं हैं जो इंटरनेट सेवाएं देती हैं, ये हमने कल चर्चा करी थी। फिर ISP को आपने फॉर्म भर के दे दिया। ISP यानी एयरटेल, रिलायंस, BSNL इत्यादि इत्यादि, ये सभी तरह की ISPs हैं। फिर आपने ISP को फॉर्म भर के दे दिया। अब ISP क्या करती है, वो आपकी लोकेशन पे, आपके ऑफिस में या साइट पे आकर एक उपकरण स्थापित करती है जिसको मॉडेम कहते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था मॉडेम क्या है। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये कल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं मॉडेम के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था दो संकेतों के बारे में, दो सिग्नल्स के बारे में, दो तरह के सिग्नल्स के बारे में कल मैंने चर्चा करी थी। एक तरह का सिग्नल कहलाता था एनालॉग सिग्नल और दूसरी तरह का जो सिग्नल होता है वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जिनको हम तरंगों के माध्यम से बताते हैं और डिजिटल सिग्नल यानी अंकीय प्रणाली। उदाहरण जैसे मैंने आपको घड़ियों का उदाहरण दिया था, जो सुइयों वाली घड़ियां हैं वो एनालॉग हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज किसी हॉल में कहां तक जाती है वो ध्वनि तरंगों पर निर्भर करती है। अब डिजिटल की समस्या यह थी कि डिजिटल वातावरण में नहीं जा सकता था, डिजिटल संकेत वातावरण में नहीं जा सकते थे और एनालॉग संकेत तरंगों के माध्यम से वातावरण में जा सकते थे। यह एक अंतर समझ लीजिए दोस्तों, डिजिटल संकेत वातावरण में नहीं जा सकते थे और एनालॉग संकेत तरंगों के माध्यम से वातावरण में जा सकते थे। बात समझ में आई? तो अब मॉडेम का मतलब क्या था, मैं एक स्पष्ट उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूं। मॉडेम का पूरा नाम कल आपको बताया गया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब देखिए, मैंने ये बताया था कि अगर डाटा ट्रांसमिशन करना है, अगर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो मॉडेम जैसे उपकरण का होना अति अति आवश्यक है। बिना मॉडेम के डाटा संचारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना मॉडेम के डाटा संचारण संभव ही नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर अपना रखा है दिल्ली में, ये अपना दिल्ली में रखा है और एक कंप्यूटर मान लीजिए अपना जयपुर के अंदर रखा है। अब यहां पर कोई एक पिक्चर बनी हुई है, दिल्ली वाले कंप्यूटर पर कोई पिक्चर बनी है। ठीक है, अब इस पिक्चर को मेरे को जयपुर वाले पर भेजना है, दिल्ली वाले से जयपुर वाले पर पिक्चर भेजनी है। तो मैं कैसे भेजूंगा? कंप्यूटर तो पूर्णतया डिजिटल है, माउस तो पूर्णतया डिजिटल है, तो इस पर जो भी काम होता है वो डिजिटल होता है। और डिजिटल की समस्या क्या है, ये वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता। ठीक है, ये नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, दिल्ली वाले कंप्यूटर पे हमने एक मॉडेम लगाया M1, एक मॉडेम लगा दिया, कोई भी एक मॉडेम लगा दिया M1। अब इस मॉडेम ने क्या किया, जो भी डिजिटल संकेत यहां पर थे उसको तरंगों के रूप में यानी एनालॉग संकेतों में परिवर्तित कर दिया। मॉडेम ने क्या किया, जो भी डिजिटल संकेत यहां पर थे उसको तरंगों के रूप में परिवर्तित कर दिया।
फिर ये तरंगों के रूप में चलता चलता दिल्ली से जयपुर पहुंच गया। बात समझ में आई? लेकिन तरंगे कंप्यूटर पर नहीं दिखाई देती। कंप्यूटर तो डिजिटल है, वहां तो हमें डिजिटल चाहिए भाई, क्योंकि हमने यह पिक्चर डिजिटल थी उसको पहले एनालॉग में परिवर्तित किया। बात समझ में आई? पहले वो एनालॉग में परिवर्तित किया, अभी एनालॉग यानी तरंगों के माध्यम से चलते चलते जयपुर पहुंच गया। पहुंच तो गया लेकिन कंप्यूटर पर नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एनालॉग नहीं हम यूज कर रहे हैं, हम तो डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहां पर वापस मॉडेम लगाया M2, यहां पर वापस मॉडेम लगाया M2, और इसने क्या किया, एनालॉग वाले को डिजिटल में वापस परिवर्तित कर दिया। और जो पिक्चर हमने यहां से भेजी थी वो देखिए, वो पिक्चर हमें यहां पर प्राप्त हो गई। बिल्कुल मोबाइल पर भी जो हम व्हाट्सएप इत्यादि जो भी हम काम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वो सारा का सारा पहले मॉडेम के मार्फत ही जाता है, मॉडेम के थ्रू ही जाता है। तो देखा आपने, पहला मॉडेम तो हमने यहां पर लगाया था, किस लिए लगाया था, जब हमें भेजना था तो डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया। और दूसरा मॉडेम हमने यहां पर लगाया जिसने जो एनालॉग आया क्वांटिटी उसको डिजिटल में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरह से काम कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग भी और एनालॉग से डिजिटल भी। तो इसको कहा, पहले जब डिजिटल से एनालॉग किया तो इसको कहा गया मॉड्यूलेटर, और जब वापस किया तो यह कहलाया डीमॉड्यूलेटर। बात समझ में आ गई? मॉडेम का काम क्या, अगर मॉडेम ही नहीं होगा तो डाटा एनालॉग में परिवर्तित ही नहीं हो पाएगा, और अगर डाटा हमारा एनालॉग में परिवर्तित ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, डाटा जा ही नहीं पाएगा। डाटा जब एनालॉग में ही परिवर्तित नहीं होगा तो जा ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो मॉडेम सबसे आवश्यक उपकरण है, डाटा संचारण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल दोनों काम कर रहा है मॉडेम अपना, मॉड्यूलेटर और फिर डीमॉड्यूलेटर। ओके, चलिए, तो ये दूसरा जरूरत थी हमारी मॉडेम। अब आपने आईएसपी से संपर्क कर लिया, आप आईएसपी ने आपके यहां पर मॉडेम लगा दिया, कंप्यूटर पहले से मान लिया हमने लगा हुआ था, उसने मॉडेम लगा दिया। अब हम इंटरनेट पर काम करने के लिए रेडी हैं, इंटरनेट पर काम करने के लिए तैयार हैं। परंतु हम इंटरनेट पर तब तक काम नहीं कर सकते, परंतु हम इंटरनेट पर तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि हम इंटरनेट पर क्या काम करना है भाई, इंटरनेट पर जाना है तो हमें वेबसाइट्स पर काम करना है, हमें विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें देखनी है ना भाई। तो हम विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें कब तक नहीं देख पाएंगे, जब तक कि हमारे पास एक विशेष प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा। आपने कनेक्शन ले लिया, आपने मॉडेम लगा लिया, अब आप तैयार हो इंटरनेट पर काम करने के लिए, परंतु कब तक काम नहीं कर पाओगे, जब तक अपने पास एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर ना हो। तो अब यहां पर हमें एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे ब्राउज़र कहते हैं। ये क्या है, एक विशेष सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट्स पर काम किया जाता है, वेबसाइट्स पर पहुंचा या काम किया जा सकता है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ध्यान समझिए। ठीक है, अब आप सवाल पूछ रहे हैं मॉडेम कहाँ लगा होता है। भाई जब हम टेलीफोन कनेक्शन होता है तो जब भी हम घर में अगर मैं बात करूं, ऑफिस में बात करूं, तो वो एक मॉडेम लगा के जाते हैं, इंटरनेट का यूज़ करने के लिए एक अलग से ही उपकरण लगता है। मोबाइल में भी अब हम बात करें तो बिना उसके तो संभव है नहीं ना, तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसा एक कोई इसका संकेत होता है, ऐसे यूज़ करते हैं। कई बार हम डोंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम डोंगल का यूज़ करते हैं तो वो बिल्ट इन होता है उसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए, अब हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, विशेष सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट्स पर पहुंचा या वेबसाइट्स पर काम किया जाता है,
वो अपना ब्राउजर कहलाता है। ब्राउजर ब्राउजर समझ लेना, ये कई बार हमें परीक्षा में दिक्कत दे देता है। ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, इनमें अंतर आता है। तो अपने को ब्राउजर पहले समझ लें, ब्राउजर किसे कहते हैं। तो ब्राउजर एक इंटरनेट पर यदि काम करना है, वेबसाइट पर जाना है, आपको किसी वेबसाइट पर पहुंचना है, तो उसके लिए ब्राउजर चाहिए ही चाहिए। बिना ब्राउजर के आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ब्राउजर अपने को चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। विशेष सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट पर पहुंचा जा सके। फाइन, चलिए अभी ब्राउजर के उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, विंडोज के साथ में, विंडोज जब भी हम लॉन्च करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, विंडोज के साथ में एक ब्राउजर हमें फ्री मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और विंडोज 10 के साथ में हमें मिल रहा है ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक तरह का ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक तरह का ब्राउजर है। दूसरा देखें जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, सबसे ज्यादा आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं गूगल क्रोम। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये गूगल नहीं है, पूरा नाम क्या है, क्रोम, गूगल क्रोम। ये गूगल नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है, गूगल क्रोम। तो ब्राउजर, ये ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, गूगल ब्राउजर नहीं कह रहा मैं। गूगल इज नॉट ब्राउजर। ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम। तो ये ब्राउजर के उदाहरण हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, और एक और जो हम प्रयोग में लाते हैं, क्या है वो, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये जो ब्राउजर की मैंने बात करी, ये ब्राउजर हम कंप्यूटर पर प्रयोग ले रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एमएस एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउजर हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये लीजिए हिंदी में एक्सप्लोरर, ये एज, ये अपना क्रोम, और ये मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। अब बात आती है मोबाइल फोन के ब्राउजर। पहले, आजकल तो गूगल क्रोम भी मोबाइल फोन में हम प्रयोग करने लगे हैं। आजकल तो क्रोम ब्राउजर हम मोबाइल फोन के अंदर प्रयोग करते हैं, परंतु दो एक ब्राउजर थे जो विशेषतया यूसी ब्राउजर, और एक ब्राउजर था ओपेरा मिनी। यूसी ब्राउजर और ओपेरा मिनी, ये मोबाइल फोन के ब्राउजर थे। फाइन दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ब्राउजर भी आ गया, आईएसपी से हमने संपर्क कर लिया, आईएसपी ने हमारे यहां पर मॉडेम लगा दिया और हमारे पास ब्राउजर भी आ गया। अब हम वेबसाइट पर काम करने के लिए रेडी हैं। अब हम वेबसाइट पर काम करने के लिए रेडी हैं। तो पर यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है दोस्तों? हम वेबसाइट किसे कहते हैं? तो अब यहां पर एक टर्म आता है वेबसाइट। वेबसाइट साधारण सा परिभाषा है, वेब पृष्ठों का समूह, वेब पेजों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, उसको वेबसाइट कहते हैं। अब बहुत ही साधारण समझा दूं, मान लीजिए आप किसी संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं और आप उस संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम उस संस्थान को विजिट करते हैं भौतिक रूप से और वहां जाकर देखते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। परंतु अब जैसे आजकल समय आ गया कि हम सब चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस संस्थान ने क्या किया, अपना एक ब्रोशर बना दिया, अपना इस प्रोस्पेक्टस बना दिया, अपनी एक विवरणिका तैयार कर दी, और वो विवरणिका तैयार करके उसने इंटरनेट पर डाल दी। मान लीजिए उस विवरणिका में 25 पेज थे, उदाहरण के लिए उस विवरणिका में 25 पेज थे। तो जब उसने वो 25 पेजों की विवरणिका इंटरनेट पर डाली,
तो वो 25 के 25 पेज क्या कहलाए? वेब पेज। अब आपने इंटरनेट पर वो कहां डाली? बहुत बड़ा इंटरनेट है, अथाह सागर है इंटरनेट, तो उसको ढूंढेंगे कैसे? तो आपने उसको एक नाम दिया और वो नाम अपना कहलाया वेबसाइट। स्वयं की कोई भी संस्था द्वारा स्वयं की सूचना देने के लिए जो जानकारी इंटरनेट पर डाली जाती है उसे वेबसाइट कहते हैं। और वेब पेज, प्रत्येक उसका एक पृष्ठ, प्रत्येक वेबसाइट का एक पेज जो होता है वो वेब पेज कहलाता है। ठीक है, वेबसाइट यानी कोई भी संस्था द्वारा स्वयं की जानकारी जब वो इंटरनेट पर डालता है तो वो एक वेबसाइट के माध्यम से डालता है और उस प्रत्येक वेबसाइट का पेज वेब पेज कहलाता है। अब वेबसाइट से जुड़ा ही एक शब्द आता है URL। URL का मतलब क्या है दोस्तों? URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? बहुत ही आसान है। वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट का पता, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, जो वेबसाइट का किस निश्चित पता होता है उसे URL कहते हैं। अब मान लीजिए किसी संस्था थी ABC, उसने जानकारी तो इंटरनेट पर डाल दी और आपसे कह दिया मैंने वो जानकारी डाल दी इंटरनेट पर, परंतु आप ढूंढेंगे कैसे भाई? ढूंढने के लिए भी अपने को कुछ चाहिए ना। तो उसने क्या किया? एक एड्रेस दे दिया। आपने कह दिया भाई मैं तो फलां जगह रहता हूं, फलां शहर में रहता हूं। अरे भाई शहर में तो रहते हो, लेकिन आपका एड्रेस क्या है? मकान नंबर क्या है? गली नंबर क्या है? तो वो जो एड्रेस है वो ही वेबसाइट एड्रेस कहलाती है और इसी वेबसाइट एड्रेस को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए www.ugc.ac.in ये वेबसाइट का पता है, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, www.ugc.ac.in इसको हम वेबसाइट कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए, अब वेबसाइट भी आपको समझ में आ गई तो हमने इंटरनेट हेतु आवश्यकताओं में ISP, मॉडेम, ब्राउजर, वेबसाइट, और अब इसमें आता है एक और चीज जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन। अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अब ये सर्च इंजन किसे कहा जाता है? सर्च इंजन किसे कहता है? अब आप वेबसाइट पर काम करने के लिए तैयार थे, ब्राउजर आपके पास था, परंतु आपको ये ही नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करना है। आपको यही नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर के नोट्स चाहिए। मान लीजिए आप इंटरनेट पर कंप्यूटर के नोट्स को सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इंटरनेट पर कंप्यूटर के नोट्स को ढूंढना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, समझ में आएगा आपको। ठीक से ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां पर ध्यान बनाए रखिए अपना। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी सर्च इंजन की। पहले मैंने बताया ब्राउजर। ब्राउजर क्या था? एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम वेबसाइट्स पर काम नहीं कर सकते, वेबसाइट पर काम करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की। अब आपको यह नहीं पता कौन से काम के लिए कौन सी वेबसाइट है। उदाहरण के लिए आपको किसी व्यक्ति का नाम पता है और उस व्यक्ति से आप टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं, परंतु उसका फोन नंबर आपको नहीं पता। तो अपन क्या करते हैं? टेलीफोन डायरेक्टरी देखते हैं, वहां से फोन नंबर देख लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आपको कार्य तो पता है कि मुझे यह कार्य करना है, उदाहरण के लिए कि मुझे कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, अपने को काम पता है कि मुझे कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, लेकिन कौन सी वेबसाइट से चाहिए यह नहीं पता।
तो उसके लिए हम एक विशेष प्रकार की वेबसाइट का प्रयोग करते हैं जिसे सर्च इंजन कहते हैं। तो सर्च इंजन क्या है? एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो अन्य वेबसाइटों को ढूंढने में मदद करती है। एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो अन्य वेबसाइटों को ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो अन्य प्रकार की वेबसाइटों को ढूंढकर हमारे सामने लाती है। चलिए, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन क्या है? सिंपल सी बात है, जब मैं आपसे कहता हूं कि हमें कोई चीज ढूंढनी है, वेरी गुड, सही जवाब दिया, गूगल है। ठीक है, वो गूगल है। चलिए, अब हम अगला लेते हैं यहां पर। तो विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन गूगल है। गूगल के अलावा दूसरे सर्च इंजन देख लेते हैं, बिंग है और एमएसएन, याहू। तो ये विशेष प्रकार के सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो सर्च इंजन और ब्राउजर में कंफ्यूज मत होना, सर्च इंजन ब्राउजर है। वेरी गुड, वेरी गुड, आशा है आपको सब समझ में आ रहा है बिल्कुल जो हम पढ़ा रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सर्च इंजन गूगल है, बिल्कुल सही। और गूगल के अलावा बिंग का भी प्रयोग हो रहा है, एमएसएन, याहू का भी प्रयोग हो रहा है। गूगल क्रोम नहीं भाई, क्रोम ब्राउजर है। फिर मैं ये कह रहा हूं बार बार, क्रोम ब्राउजर है और गूगल सर्च इंजन है। ब्राउजर और सर्च इंजन के अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये अपन ने किया सर्च इंजन। हाँ, वो सर्च इंजन है जिसके अंदर आपने बात करी साहब, डक डक भी बताओ, वो एक प्रकार का भी सर्च इंजन है। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट सर्च इंजन पढ़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, और जो महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये 5 एक बातें थी जो हमें जानना आवश्यक थी कि इंटरनेट हेतु हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए, हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए, इसके उदाहरण क्या हैं ये सब हमें पता होना चाहिए था, इसलिए हमने ये देखा। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आती हैं, जैसे एप्लीकेशन है, इंटरनेट की एप्लीकेशन, इंटरनेट का प्रयोग क्या है, इंटरनेट का अनुप्रयोग क्या है। तो जैसे पहले हमने एक यहां पर लिया ईमेल। ईमेल का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? अब आप जानते हैं, बहुत ही आसान है, इंटरनेट के माध्यम से। ध्यान रखिए, परिभाषा हमेशा मैं इलेक्ट्रॉनिक शब्द जोड़ रहा हूं, आगे ईमेल जोड़ रहा हूं, तो ईमेल का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से एक संदेश को एक कंप्यूटर से संदेश को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना। इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर के संदेश को दूसरे कंप्यूटर तक भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है, ईमेल कहलाता है। और ईमेल के लिए हमें एक ईमेल आईडी का होना जरूरी है। अब जैसे आपने लिखा उदाहरण के लिए abc@gmail.com, abc@gmail.com। तो जो ये ABC है दोस्तों, ये अपना कहलाता है यूजर आईडी। ये यूजर आईडी है, ABC ये अपना यूजर आईडी है, और gmail.com सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो ईमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ईमेल,
सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ईमेल, यानी जो ईमेल की सेवाएं हमें प्रदान कर रहा है उसका नाम है। ठीक है, अब जीमेल जो है वो गूगल कंपनी द्वारा दिया गया ईमेल है। जीमेल एक प्रकार की ईमेल सर्विस है जो कि गूगल कंपनी द्वारा हम लोगों के प्रयोग के लिए दी जाती है। गूगल कंपनी द्वारा हम लोगों के प्रयोग के लिए दी, इस तरह से कई सारी मेल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ईमेल, अब ईमेल के एक महत्वपूर्ण बात, पहला विश्व का जो पहला ईमेल था, जो पहला मेल था उसका नाम था हॉटमेल। विश्व की पहली ईमेल सर्विस थी हॉटमेल। विश्व की पहली ईमेल सर्विस थी हॉटमेल, जिसे एक भारतीय ने दिया था जिसका नाम था सबीर भाटिया, जिसका नाम था सबीर भाटिया। विश्व की प्रथम मेल सर्विस, प्रथम ईमेल सर्विस थी हॉटमेल, और जिसे सबीर भाटिया द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसे सबीर भाटिया द्वारा दिया गया था। बात समझ में आई दोस्तों आपको? जीमेल तो एक मैंने उदाहरण लेकर बताया है। ईमेल का, ईमेल एक सामान्य शब्द है, ईमेल एक मानक शब्द है, ईमेल एक जनरल शब्द है, और जो ईमेल की सेवाएं प्रदान करते हैं वो अलग अलग कंपनी होती है। अब गूगल जीमेल के नाम से करती है, कि रेडिफ मेल है, याहू मेल है, इस तरह से कई तरह के मेल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। तो दोस्तों ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई तमाम जो अपनी हम बात कर रहे थे अनुप्रयोगों से, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों से जुड़ी हुई तमाम बातें थी जो हमने यहाँ पर चर्चा करी। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपका ले रहा हूँ, यहाँ पर आपका सवाल आ रहा है काफ़ी देर से कि डोमेन नेम क्या होता है। सर डोमेन नेम क्या होता है? तो वो सवाल मैं यहाँ पर लेता हूँ, और उस सवाल के बाद में मैं हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री और जनरेशन के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उस पर चर्चा करूँगा। जैसा कि दोस्तों आप ये जानते हैं, हमने ये कंप्यूटर की क्लास एनटीपीसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चालू करी थी। एनटीपीसी सिलेबस, जिसमें एक शब्द लिखा था कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग। कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग को लेकर हमने चालू करी थी। तो हमने वो तमाम तरह की बातें यहाँ पर देख ली हैं। हमने वो तमाम तरह की बातें यहाँ पर जो भी जुड़ी है, जो भी संभावित सवाल बनते हैं, अभी इसमें हम आने वाले समय में सवाल और करेंगे। इसमें एक हमने क्वेश्चन सेट किया है इस तरह से, और हम क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, परंतु फिलहाल आपका सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पर कि डोमेन नेम क्या होता है। अब देखिए, आपका सवाल है डोमेन। अब आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस वेबसाइट का नाम रखते हैं। तो बस जो वेबसाइट का नाम है वही डोमेन नेम है। उदाहरण के लिए लिखा गया abc.com, तो जो abc.com हुआ वो अपना डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम के दो भाग होते हैं। ये अपना abc.com एक तरह का डोमेन नेम है। उदाहरण के लिए xyz.com, ठीक है, bsnl.com, ugc.ac.in, उदाहरण के लिए एक और, ये सब डोमेन नेम हैं। ठीक है, ये डोमेन नेम है। लेकिन ये जो बाद में लगाते हैं ये होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है और ये अपना नेम कहलाता है। तो दोस्तों डोमेन नेम यानी वेबसाइट का नाम, डोमेन। ठीक है, डोमेन नेम हमें लेना पड़ता है। हमें डोमेन नेम, आपने कोई भी जैसे नाम रखा वो आपको लेना पड़ता है, और उस नाम के आपको एनुअल चार्जेस, जिस कंपनी से भी आप डोमेन नेम लेते हैं उसके एनुअल चार्जेस, उसके एनुअल रुपीज आपको देने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना डोमेन नेम ugc.ac.in, ये सब डोमेन नेम है। और इसके डॉट के बाद जो चीज हम लगाते हैं वो एक्सटेंशन कहलाते हैं। और ये जो एक्सटेंशन होता है, इससे हमें पता पड़ता है कि किस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं। एक्सटेंशन यानी एक लेटर के बाद में किस प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक्सटेंशन था जिसको अपन ने प्रयोग करते हैं। ये डोमेन नेम होता है किसी वेबसाइट का नाम।
ठीक है, अब एक सवाल आ रहा है आपका HTML। देखिए HTML पहले टाइम में जब हम वेबसाइट्स बनाई जाती थी उसके लिए एक विशेष प्रकार की भाषा होती थी। HTML वेबसाइट निर्माण करने के काम में आने वाली लैंग्वेज थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फिर एक आपका सवाल मैंने लिया है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात वेबसाइट का निर्माण करने के लिए जो भाषा काम में आती थी वो HTML कहते थे। ओके दोस्तों, तो ये था कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारियां जो हम NTPC की बात कर रहे थे। अब एक मैं आज यहाँ पर, कल से मैं प्रश्नोत्तरी चालू करूंगा, कल से हम सवाल लेंगे क्योंकि जो थियोरेटिकल पोर्शन था वो हम आज ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में थोड़ा सा, जिस पर सवाल बने हैं या बन सकते हैं, ऐसी बातें जिस पर सवाल बने हैं या बन सकते हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करने। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द लिया गया है कंप्यूट शब्द से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। अब आप कई दफ़ा कहते हैं साहब कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताइए, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं होती यार, बता रहा हूं अभी। HTTP और HTTPS में भी डिफरेंस बता दूंगा, बता के ही जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, बार बार कमेंट मत करें। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। आज आप पूछ रहे हैं संख्या पद्धति, जी नहीं, नंबर सिस्टम अपने नहीं है। अपने सिर्फ ये सवाल बन सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग में आता है, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, और मैं आपको वो बता चुका हूं। वो भाषा होती है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसकी शुरुआत कब से हुई? कंप्यूट मतलब गणना, कंप्यूट मतलब गणना करना। तो गणना करने की शुरुआत, गणना करना, इसकी शुरुआत हम मानते हैं 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से हम इसकी मानते हैं, जब चीन ने एक विशेष प्रकार का उपकरण लिया, अबेकस। अबेकस कहते हैं इसको, अबेकस कहलाता है, ये अपना अबेकस कहलाता है। फाइन, हाँ, तो मैं लास्ट में आपके ये सारे सवाल ले लूंगा, पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए। 16वीं शताब्दी में सबसे पहला उपकरण आया अपने पास, अबेकस। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स के बहुत सारे उपकरण आ गए जो कि गैर जरूरी उपकरण आए। ठीक है, जो कि गैर जरूरी उपकरण आते हैं। तो उसके बाद में अब मैं आता हूं, सीधे ही मैं यहां पर आ रहा हूं 1822 के अंदर। 1822 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन हमारे पास आई, जिसने अंतर कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, जिसको कहा गया डिफरेंस इंजन, जिसको कहा गया डिफरेंस इंजन। ठीक है, जिसको डिफरेंस इंजन कहा गया। फिर उसके बाद 1832-33 में इसी डिफरेंस इंजन का कुछ संशोधित प्रारूप, अरे भाई मैंने आपको बता दिया, ये कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बनाई गई है, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड फुल फॉर्म नहीं है। मुझे भी पता है, ये कई किताबें और लिखती हैं। जब आपको इतनी सी बात मैंने बता दी कि कंप्यूट भाषा के शब्द से है, तो इसकी फुल फॉर्म कैसे होगी? आप भी सोचो ना यार थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 1832-33, 1822 है डिफरेंस इंजन, और 1832-33 में हमारे पास आ गया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों, 1832-33 में। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन पर अभी हाल में एक परीक्षा हुई है, उसमें ये पूछा गया है एनालिटिकल इंजन किस वर्ष में आया था। तो जो भी महत्वपूर्ण वर्ष हैं वो मैं यहां पर आपके साथ साझा कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी श्रेणी में चलते हुए हम आ जाते हैं 1930 में। 1930 में आए थे एक मशीन जिसको कहा गया हॉवर्ड एकिन।
हॉवर्ड एकिन। ये क्या था? ये पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी और मैकेनिकल भी थी। अभी हम क्या परिभाषा देते हैं कंप्यूटर की? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल था जो 1930 में आया, हॉवर्ड एकिन 1। और पूर्णतया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर प्रथम कमर्शियल आया 1951 में। प्रथम कमर्शियल आया 1951 में, जिसका नाम था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये था ऑटोमेटिक। ठीक है, यानी प्रथम कमर्शियल रूप से यूज होने वाला, जिसको हम कह सकते हैं प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर। प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर था 1951 में आया, यूनिवैक। तो ये महत्वपूर्ण मशीन्स थी। और इसी तरह से चलते चलते आगे मैंने आपको बताया पहला पर्सनल कंप्यूटर, फर्स्ट पीसी, 12 अगस्त 1981 को पहला पीसी आया था। देखिए 12 अगस्त 1981 फर्स्ट पीसी पर्सनल कंप्यूटर किसने दिया? आईबीएम ने। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो ये थे कुछ मशीन्स के बारे में महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको कुछ विशेष पर्सन्स के बारे में बताता हूं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बाबेज को। कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बाबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज। उसके बाद में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए दोनों में कंप्यूटर साइंस कह देता हूं। चलो, पहले मैंने बात करी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक, वो है चार्ल्स बाबेज। बाबेज, बाबा जी याद रखना, याद रह जाएगा, चार्ल्स बाबेज। ओके, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज है। फिर आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी मॉडर्न माने क्या? आधुनिक कंप्यूटर का पितामह। एक कंप्यूटर का पितामह, एक आधुनिक कंप्यूटर का पितामह है, दोनों में अंतर है। देखिए एमएस ऑफिस भाग नहीं है, एमएस ऑफिस एनटीपीसी का भाग नहीं है, तो इसलिए हमें से इसमें वर्तमान में हम एमएस ऑफिस को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एमएस ऑफिस के भाग हैं और ये एनटीपीसी सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जब भी वो किसी सिलेबस का भाग होगा। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बाबेज है। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग। ये सवाल भी अभी आया है, ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, आधुनिक कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर। अरे फादर का मतलब जनक यार, इसमें हिंदी क्या है, इतना तो अपन समझ पाते हैं ना। चलिए, अब यहां पर मैं बात करता हूं प्रथम प्रोग्रामर कौन था।
ये भी सवाल अभी हाल में ही आया है। प्रथम प्रोग्रामर कौन था? प्रथम प्रोग्रामर कौन था? प्रथम प्रोग्रामर जी, प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा। लेडी एडा प्रथम प्रोग्रामर थी, लेडी एडा प्रथम प्रोग्रामर थी, लेडी एडा। कुछ लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं एलन ट्यूरिंग के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस आदन है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, और प्रथम प्योरी थी लेडी एडा। ठीक है, एडा ऑगस्टा, वेरी गुड। लेडी एडा लवलेस, पूरा नाम था लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस। और ये असिस्टेंट थी चार्ल्स बाबेज की। ये चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन दिया था, चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन दिया था, तो चार्ल्स बाबेज की असिस्टेंट थी लेडी एडा। ठीक है, तो लेडी एडा जो थी वो प्रथम प्रोग्रामर थी। बात समझ में आई आपको? प्रथम प्रोग्रामर कौन था? प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स के बारे में बात हमने करी। गूगल किसने दिया भाई? गूगल, ये हम आने वाले जब हम सवाल करेंगे तो इसके बारे में हम जनरेशन्स इत्यादि पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको पहले जनरेशन्स के बारे में बता देता हूं, कंप्यूटर की पीढ़ियां। यहां पर समझ लेना दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ी को आप समझ लेना, रटना मत। फटाफट से हम यहां पर जनरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां कर रहे हैं। समझने पे ध्यान देना। देखिए समझ लिया तो अपन कहीं नहीं गए, वरना रटने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रटने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आता है जनरेशन, टेबल बना रहा हूं मैं। जनरेशन के बाद उसका वर्ष, और उस वर्ष में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया, किस वर्ष में आई, और ये पीढ़ी कौन सी कहलाई। प्रथम पीढ़ी, तो दोस्तों यहां पर आप एक 1945 का एक बीज ईयर, बेस ईयर, रूट ईयर याद रख लीजिए। 1945 का एक रूट ईयर याद रखो, उसमें 10-10 साल बढ़ा दो। अब ये हर जगह अलग अलग मिलता है, हर जगह अलग अलग मिलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक मानक बता रहा हूं जिसमें अधिकतर में ये है, और इसमें जो टेक्निक काम आई थी उसको कहा गया था निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब। फिर दूसरा अपने पास आया 1956, फिर 10 साल जोड़ दो 66, और यहां पर जो टेक्निक काम आई थी वो थी ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसी तरह से अब अपन तीसरा लेते हैं, तीसरी पीढ़ी आप ले लीजिए 1976 से 1985-86 तक, और इसमें जो काम आया था आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और फिर हमारे पास आई चौथी पीढ़ी। देखिए 66, ये सॉरी यहां पर ये अपना होगा, जो तीसरी पीढ़ी अपनी चलेगी 1976 तक, और ये 1976 से 1985 तक। यहां हमारे पास काम आया था VLSI, और वर्तमान में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में हम पांचवी पीढ़ी में हैं, 1985 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, ये पांचवी पीढ़ी है जिसको कहा गया AI। तो ये 5 प्रकार की पीढ़ियां हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी में तकनीक में पूछा जाता है, वर्ष बहुत ही कम, रेयरली कभी पूछे गए हैं। इसमें पूछा जाता है मैंने अभी सवाल आपको पिछली बार भी करवाए थे, उसमें पीढ़ी से जुड़े हुए बहुत तरह के सवाल थे, बहुत सारी तकनीकों का मैंने जिक्र किया था। और इसी प्रकार आने वाली मैं अभी अगली क्लास में भी एक सवालों की क्लास लेके आ रहा हूं, आपको और स्पष्ट होगा। तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात नली, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी,
या इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के अंदर, ये जो चतुर्थ पीढ़ी थी, इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं यहां पर स्पष्ट कर देता हूं, VLSI का पूरा नाम है ये चौथी पीढ़ी में तकनीक काम आई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी के अंदर जो तकनीक काम आई वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान में। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ बताना देता हूं। आप लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल पे, आप स्पेलिंग लिख देते हैं। आपने लिखा नोट्स, अब आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो गूगल अपने आप स्पेलिंग सही कर देता है। स्पेलिंग सही कर देता है तो यानी वो स्पेलिंग सही कैसे होती है, उसके पास बुद्धि है, उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने पढ़ा कंप्यूटर और कंप्यूटर की तमाम शब्दावलियां, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की जानकारियां, जो कि एनटीपीसी विषय में थी। हमने अपने आप को फोकस रखा एनटीपीसी विषय के अकॉर्डिंग। हमने एनटीपीसी को रखा क्योंकि एनटीपीसी के अंदर कंप्यूटर, आप देख लीजिए पिछले जो सवाल आए हैं वही सवालों को लेकर अभी मैं 1-2 क्लासेस, हम सवालों के ऊपर क्लासेस लेने वाले हैं और उसमें आपके समस्त प्रकार के जो डाउट्स हैं वो और दूर हो जाएंगे। हाँ, एक सवाल मैं ले रहा हूं जो अभी पूछा गया था, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, HTTP एक तरह का प्रोटोकॉल है और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि मैं कहूं HTTPS तो इसी के आगे एक शब्द लग जाता है, S का मतलब सिक्योर। ठीक है, यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी जब किसी वेबसाइट को हमें चलाना है तो वेबसाइट को चलाने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलाना है। और HTTPS सिक्योर, इसीलिए हम कहा जाता है जब भी हम किसी बैंक की वेबसाइट पर काम करें तो HTTPS देखने ना भूलें, वो सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपको। एनटीपीसी का जो सिलेबस था, वाकई सिलेबस बहुत छोटा था। उस सिलेबस के अंदर कंप्यूटर और फिर भी हमने बहुत तरह के डिवाइसेस पढ़े। देखिए, इनपुट में 12 तरह के, आउटपुट में प्रिंटर्स, आपने देखा कई तरह के हमने डिवाइसेस पढ़े। अब आप पूछ रहे हैं सवाल कितने आते हैं। देखिए, मैंने जो 2016 में पिछले जो मैंने पेपर देखे हैं, मैंने जो पेपर्स देखे हैं उसके अंदर 2 सवाल 3 सवाल एनटीपीसी से जुड़े हुए आते हैं। ठीक है, एनटीपीसी से जुड़े 2-3 सवाल आ रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कंप्यूटर का जो एनटीपीसी का पोर्शन था वो आप सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि आपने ये समझा है। वरना अभी हम चलते रहेंगे, अभी हम अपना सवालों की सीरीज लेके आएंगे और हम सवाल और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।